रचित अपनी उलझनों की सोच में गुम था कि किसी के हाथ उसके कंधे पर पड़ते हैं। सर, एक सख्त नौजवान सा लड़का आंखों में काला चश्मा लगाए रचित के सामने खड़ा था। शान, तुम यहाँ? वो एक्चुअली सर, आपका फोन ऑफ था इसलिए मैं खुद आपके पास चला आया। कोई बात थी? रचित ने कहा। आपने जिस लड़के को ठिकाने लगाने के लिए कहा था उसने खुद ही जबान पुलिस के सामने खोल दी और अब पुलिस उसकी खातिरदारी करने में जुटी है। शान रचित को ऋषभ की इंफॉर्मेशन से रहा था। ठीक है, पर ध्यान रहे वो पावरफुल बाप का बेटा है, किसी भी हाल में बाहर नहीं आना चाहिए। रचित कसे हुए भाव में कहा। मैं ध्यान रखूंगा सर। शान कुछ देर वही खड़ा रहा। उसे खड़ा होते देख रचित उससे कहता है, क्या हुआ? कुछ और भी बात कहनी है? रचित उसकी ओर देखकर कहता। अब की शान अपना काला चश्मा उतरकर रचित के पास ही रेत पर बैठ जाता। उसका यूं इस तरह बैठना रचित हैरत में देखता रहा। सर, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो, रचित ने जवाब दिया। आपने कहा था कि मिस्टर कपूर आपके दुश्मन हैं और आप उन्हें सजा देना चाहते हैं, पर यहाँ तो आप उनकी ही मदद कर रहे हैं। आपके पास तो मौका भी था उन्हें बर्बाद करने का, फिर इतना बड़ा मौका आप हाथ से कैसे जाने दिया? शान अपनी बात कहकर रचित की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। रचित जो कुछ देर गहरी सांस लेकर शान को विस्तार से बतलाता। ये सच है कि मिस्टर कपूर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था और बदले में मैं भी उनसे वो सब कुछ छीन लेना चाहता हूँ जो उसकी जिंदगी है। पर इस तरह नहीं। मैं एक बेटी के बाप को सजा नहीं देना चाहता, बल्कि एक धोखेबाज को सजा देना चाहता हूँ जिसने मेरे परिवार को धोखे में रखा। तो सर, आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या आपको कुछ प्रूफ मिले उनके घर से? शान ने कहा। अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएंगे। उसके बाद मिस्टर कपूर को मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। रचित समंदर की गहराई को देखता हुआ कहता। ओके सर, इस काम के लिए आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। शान ने रचित से कहा और जाने के लिए मैं खड़ा हो गया। आई नो शान, थैंक्स। होठों का विस्तार देकर रचित ने कहा। शान के जाने पर रचित काफी देर तक बीच में अकेला बैठा रहा। दोपहर से शाम, शाम से रात ही गई। अब धीरे धीरे बीच में जो लोग थे वो भी जाने लगे। रचित वही बैठा रहा और अपनी बचपन की छोटी मोटी याद, जब अपने माता पिता के साथ हुआ करता था, उस पल को याद करने लगा। रचित 2 साल का था। उसके पिता मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन के साथ साथ एक अच्छे और दयालु इंसान भी थे। उन्होंने कभी किसी से बुरा बर्ताव नहीं किया। ऑफिस के लोगों के साथ हमेशा प्यार से रहा करते थे। उनकी यही अच्छी आचरण के लिए ऑफिस के लोग उन्हें बहुत सम्मान भी करते थे। वो अपनी आमदनी का अधिकतर भाग अनाथ आश्रम में दिया करते थे। उनका मानना था कि हमें जितनी पूंजी राशि निवेश करते हैं उन्हें जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। यही संस्कार वो अपने बेटे को भी देते थे। रचित अक्सर अपने पिता के साथ अनाथ आश्रम जाया करता था। उस दिन जब उसकी दादी की पुण्यतिथि थी, वो अपने पिता के साथ अनाथ आश्रम गया था। वो उसके पिता साथ आश्रम के लोगों को कपड़े और जरूरत के सामान दे रहा था। उसके पिता बड़े बुजुर्ग को कपड़े दे रहे थे, वही छोटा रचित बच्चों को खिलौने। तभी सामने के बगीचे में आश्रम की कोई महिला एक 1 साल की छोटी सी बच्ची को गोद में लिए उसे चुप करा रही। बच्ची इतना रो रही थी कि सबका ध्यान उसकी ओर चला जा रहा था। ये बच्ची इतनी क्यों रो रही? इसे भूख लगी है, रचित के पिता ने उस महिला से कहा। पता नहीं सर, जब से यहाँ आई है बहुत रो रही है, महिला ने कहा। तब अचानक आकर रचित उस बच्ची के हाथ में एक छोटा सा खिलौना पकड़ा देता और बच्ची शांत हो जाती। अरे वाह बेटा, बच्ची तो शांत हो गई। लगता है आपका खिलौना उसे पसंद आ गया। छोटा रचित बच्ची को देखकर होले से मुस्कुरा देता और वो बच्ची खिलौने के साथ खेलने लगती। वैसे ये बच्ची आई कब, किसने लाया इसे? रचित के पिता ने उस महिला से कहा। उस आदमी ने सर, ये बच्ची उसी की है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है उसके साथ, वो आदमी तो अभी तक सदमे में है। बच्ची के रोने के कारण उसे आश्रम लेकर आया। बच्ची की मां नहीं रही, ऐसे में कौन ध्यान रखेगा बच्ची का, इसलिए हमने इसे आश्रम में ही रहने को कह दिया है, महिला ने कहा। रचित के पिता महिला द्वारा बताए गए उस आदमी की ओर देखते हैं जो इस समय शून्य की ओर ताकता रहा। रचित के पिता उस आदमी यानी अविनाश कपूर के पास गए जो इस समय अकेला मौन ही बैठा था।
वो अभी तक अपने पत्नी के जाने के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था, इसी वजह से अपनी बच्ची पर भी उसका ध्यान नहीं था। रचित के पिता उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो रचित के पिता की ओर देखते हैं। जी, वो बच्ची आपकी है, रचित के पिता ने कहा। जी, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आपके बारे में हमें पता चला। आपके बीते कल को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ, रचित के पिता ने उस व्यक्ति से कहा। तो उस व्यक्ति का ध्यान उनकी बातों पर गया। जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे तो आपको और आपकी बच्ची को आश्रम में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपकी बच्ची का आपके सिवाय अब है ही कौन। आपके लिए सबसे प्रथम प्राथमिकता आपकी बच्ची का और उसका उज्जवल भविष्य है, जो आपके हाथों में है। जो कुछ भी हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपको अब अपनी बच्ची के लिए जीवन में आगे बढ़ना होगा। रचित के पिता की बात वो व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता रहा। कहीं न कहीं उनकी बातों में सच्चाई थी। उसने एक नज़र अपनी बच्ची पर डाली, जो इस समय आश्रम की महिला की गोद में खेल रही थी और छोटा रचित उसके साथ था। तभी रचित के पिता ने उस व्यक्ति को अपना एक कार्ड दिया। ये रखिए मेरा कार्ड, और जब भी जरूरत पड़े यहाँ बेझिझक चले आएं। वो व्यक्ति उस रचित के पिता द्वारा दिया गया कार्ड रख लेता। तभी रचित के पिता उनसे पूछा, वैसे आपका नाम? अविनाश कपूर, उस व्यक्ति ने कहा। रचित के पिता उनके कंधे पर हाथ रख वहां से चले जाते हैं। वो व्यक्ति जाते हुए रचित के पिता को देखता रहा और उस कार्ड को जिस पर उनका नाम लिखा था, मलय मल्होत्रा। रचित वही समुद्र किनारे अपने बचपन की याद में खोया था। तभी पानी की लहरें उसे वर्तमान में ले आई। घड़ी में समय देखने पर पता चला रात के 1 बज रहे थे। रचित वहां से उठकर अपनी बाइक की ओर गया और वहां से सीधे कपूर मेंशन पहुंचते ही वो सबसे पहले अपनी मां के कमरे में जाता, जो उसका ही इंतजार कर रही होती हैं। रचित कहाँ चला गया था बेटा तू? मैंने कितने कॉल किए तुझे, पता है कितना डर गई थी मैं। सरला जी घबराते हुए इतने सारे सवाल रचित से करती है। रचित उन्हें गले से लगा लेता और छोटे बच्चे की तरह उनकी गोद में सर रखे लेट जाता। क्या हुआ रचित, माँ पापा की याद आ रही तुझे? रचित की आंखें नम हो जाती। सरला जी होले होले से उसके सिर पर हाथ फेरने लगती। पता है मुझे, जब तुझे माँ पापा की याद आती है तू ऐसे ही शांत पड़ जाता है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन माता पिता की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। सरला जी रचित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती और रचित सो जाता। यहाँ देर रात तक अविनाश जी कमरे में टहलते हुए रहे। उन्हें डिम्पी की और भी ज्यादा चिंता सताने लगी। जाने अनजाने में उन्होंने डिम्पी को वो कह दिया था जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। वो टहलते हुए डिम्पी के कमरे में चले गए। डिम्पी का कमरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। उसके गुस्से के कारण डिम्पी ने कमरे का ये हाल बना दिया था और फिर खुद सो गई थी। अविनाश जी डिम्पी के पास गए, उसके सिर पर हाथ प्यार से सहलाने लगे। डिम्पी का चेहरा नींद में भी मुरझाया हुआ था, शायद देर तक रोने की वजह से। आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुमसे रुडली बिहेव नहीं करना चाहिए था, नहीं कहनी चाहिए थी वो सारी बात, पर मैं क्या करता, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, बहुत डर गया था मैं। सॉरी माय बच्चा, अविनाश जी कहते हुए भावुक हो गए। वो डिम्पी के सर पर प्यार से फेरते हुए वहां से चले गए। सुबह का समय। रचित ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे जाता है, तब तक मिस्टर कपूर भी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। सरला जी पहले से वहां उनका इंतजार कर रही होती हैं। सब लोग रात की बात को भुलाकर नाश्ता करते हैं। तभी सोफिया डिम्पी के रूम से ब्रेकफास्ट वापस किचन ले जाती हैं। मिस्टर कपूर उससे कहते हैं, सोफिया क्या डिम्पी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है? जी सर, मैम ने ब्रेकफास्ट करने से मना कर दिया है, सोफिया ने कहा। मैं बहू के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना कर देती हूँ, शायद उसे नाश्ता पसंद नहीं आया होगा, सरला जी ने कहा। नहीं बहन जी, आपको इस हालत में तकलीफ करने की जरूरत नहीं। आप डिम्पी को नहीं जानती, वो बहुत जिद्दी है और अपनी जिद के कारण ही वो ये सब कर रही है। उसे नहीं खाना तो वो भूखे रहे, पर भाई साहब उस बच्ची ने कल रात से कुछ नहीं खाया है, ऐसे में तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, सरला जी चिंता जताते हुए कहती हैं। होने दीजिए, उसे सिर्फ हमें परेशान करना ही आता है, मिस्टर कपूर कहते हुए डाइनिंग टेबल से उठ गए। पर ऐसे कैसे? सरला जी कुछ बोलने को होती, रचित उन्हें रोक लेता।
माँ आप उसकी चिंता मत करो, उसे जब भूख लगेगी वो खुद ही खा लेगी। आप अपना ध्यान रखिए, मैं ऑफिस चलता हूँ। रचित भी कहता हुआ ऑफिस के लिए निकल जाता है। क्या ध्यान रखो अपना, मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं बैठी रहूंगी। कोई कुछ भी कहे, मैं बहू के लिए अच्छा सा नाश्ता बना कर ही रहूंगी, फिर देखना वो कितना चाव से खाएगी। कहते हुए सरला जी रसोई में चली गई। मैम प्लीज आप रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ। आप बता दीजिए, मैं सब बना दूंगी। आपको तकलीफ होगी मैम। सरला जी जो इस समय अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने की जिद पर अड़ी हुई थी, जिसे सोफिया उन्हें मना करने की कोशिश करती। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, बच्चों के लिए खाना बनाना माँ को कभी तकलीफ नहीं होती। मैं कर लूंगी, देखना बहू को पोहे कितने पसंद आएंगे। सरला जी रसोई में देवयानी के लिए पोहे बना रही होती। सोफिया देवयानी का बर्ताव जानती थी, इसलिए कई बार सरला जी को रोकने की कोशिश भी करती, लेकिन सरला जी जिद कर बैठी अपनी बहू के लिए नाश्ता बना कर रहेगी, जिससे सोफिया और दूसरी नौकरानी एक दूसरे के चेहरे को देखती, जैसे उन्हें पता हो अंजाम क्या होने वाला है। पोहे तैयार होने के बाद सरला जी खुद देवयानी के कमरे में उसे देने के लिए जाती है। उनके पीछे पीछे सोफिया और दूसरी नौकरानी उन्हें रोकने की कोशिश करती। मैम आप रहने दीजिए, मैं दे दूंगी डिम्पी मैम को ब्रेकफास्ट। आप प्लीज रेस्ट कीजिए। अरे क्यों मेरे पीछे पड़ी हो तुम दोनों? मैं कह रही हूँ न, मैं दे दूंगी बहू को नाश्ता, तुम दोनों जाओ। सरला जी डिम्पी के कमरे की ओर जाते हुए उनसे कहती। बट मैम, सोफिया और दूसरी नौकरानी वही खड़ी रही। पता नहीं डिम्पी मैम अब कैसा रिएक्ट करेगी पोहे पर। दूसरी नौकरानी शाइनी सोफिया से कहती। वही जो हमेशा से रिएक्ट किया करती हैं, सोफिया अफसोस करती हुई कहती। सरला जी जब डिम्पी के कमरे में जाती उस समय डिम्पी कमरे में नहीं होती हैं। बहू कहाँ हो? देखा मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ, गर्मा गर्म पोहा। अरे ये बहू कहाँ चली गई? लगता है बाथरूम में होगी, कोई बात नहीं, यही टेबल पर रख देती हूँ, बाहर आएगी तो खा लेगी। पोहे को टेबल पर रखकर सरला जी रूम से बाहर आ जाती। यहाँ डिम्पी बाथरूम से बाहर निकलकर बेडरूम में आराम से लेट जाती। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पोहे पर जाती है। उफ, अब काफी बेटर लग रहा है। व्हाट रबिश, ये किसने रखा मेरे रूम में? हाउ डेयर सोफी। डिम्पी कहते हुए रुक गई और टेबल के पास जाने लगी जहां पोहे रखे थे। वो पोहे की प्लेट से एक चम्मच पोहे निकाल कर खाने लगी। वाह बहुत टेस्टी बने हैं। और फिर धीरे धीरे उसने सारे पोहे खा लिए। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।